पिछली वीडियो के अंदर हमने समतापी प्रक्रम और उर्ध्वसम प्रक्रम के लगभग भाग कंप्लीट कर लिए थे। अब हम भाग 5 को आगे शुरू करते हैं। यह आपकी क्लास 6 है और सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीछे वाली वीडियो का लिंक डला हुआ है, तो आप उनको देखकर इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो इसमें हम हेडिंग लगाएंगे उर्ध्वसम प्रक्रम का पीवी वक्र, उर्ध्वसम प्रक्रम का पीवी। तो ये ग्राफ समतापी वक्र के जैसा ही होता है। सबसे पहले देखो, हम जानते हैं कि उर्ध्वसम प्रक्रम का अवस्था समीकरण, उर्ध्वसम प्रक्रम का अवस्था समीकरण पी वी की पावर गामा बराबर ये होता है। ये आपका वीडियो भाग 5 के अंदर बनाया हुआ एक से है। अब इसका ग्राफ बनेगा तो वो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पी और यहाँ पी। हम ये देख पा रहे हैं कि जो पी है वो व्युत्क्रमानुपाती है वी की पावर गामा की। तो इनडायरेक्टली पी जो है वो वी के व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती का जो ग्राफ हो ऐसा होता है जैसे समतापी वक्र का था। समतापी वक्र का ग्राफ भी इस भाग 5 के अंदर दिखाया गया। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो मान लीजिए मुख्य अक्ष के साथ में कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये तुम्हारी डीपी हो जाएगी, सॉरी डीवी होगी, क्योंकि यहाँ भी हमने लिया है, और ये जो होगी वो हमारी डीपी हो जाएगी। तो इसका जो ढाल होगा, इसका जो टेंजेंट होगा जिसे हम टेन थीटा कह देंगे, वो बनेगा लंब बटे आधार। लंब तुम्हारा है डीपी और ये है तुम्हारा डीवी। तो हम कह देंगे जो टेन थीटा है वो है डीपी अपॉन डी। ये आपके समीकरण नंबर कितनी आई है इसके अंदर पीछे 7। तो इसको समीकरण नंबर 8 कह देंगे। 7 तक इस वीडियो 5 में हो चुकी थी। ये टॉपिक वही है, तो हम उन्हीं नंबर को कंटिन्यू रखेंगे। अब इनकी वैल्यू कितनी होती है वो हमें ज्ञात करनी है, तो वो हम ज्ञात करेंगे इससे, जो हमारी समीकरण 1 नंबर थी। ठीक है, तो आगे लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले समझ लेना समीकरण 1 से पी वी की पावर गामा बराबर क्या आया था कि हमें वैल्यू चाहिए डीपी बटा डीवी। हम क्या करेंगे, अवकलन करने। तो सबसे पहले पी का करेंगे तो डीपी हो जाएगा, और इसको छोड़ेंगे तो वी की पावर गामा बढ़ाएंगे। फिर पी को छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो पहले घात आगे आ जाएगी गामा, और वी की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगी, और बराबर में 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नियतांक का जो अवकलन है वो 0 हो जाता है, ये देख चुके हैं पहले। और v का करेंगे तो साथ में dv भी आएगा, dv भी आएगा। अब इनको उधर भेजा, पक्षांतरण किया तो हमें मिला dp v की पावर गामा बराबर माइनस का p गामा v की पावर गामा माइनस 1, और ये क्या पड़ा है dv। तो हमें वैल्यू चाहिए dp बटा dv की, तो हम dp बटा dv निकालते हैं। इस dv को इसके नीचे भेजेंगे और इस v की पावर गामा को इसके नीचे ट्रांसफर कर देंगे, तो तुम्हें ऊपर मिल जाएगा माइनस p गामा v की पावर गामा माइनस 1 और बटे में v की पावर गामा। ये v की पावर गामा ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, dp बटे dv बराबर माइनस p गामा v की पावर गामा माइनस 1 और v की पावर माइनस गामा। ये v की पावर गामा प्लस है और ये क्या है माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे और v की पावर कितनी बचेगी, माइनस 1 बचेगी। तो हमारे पास उत्तर आएगा माइनस p गामा v की पावर माइनस 1। या हम इसे ये लिख सकते हैं कि dp बटा dv बराबर माइनस p गामा बटे के अंदर आ जाएगा, ये तुम्हारा टेन थीटा निकल जाता है कि हमने टोटल जो काम है वो कितना किया। इसे कह दो समीकरण नंबर 9। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी टॉपिक चल रहा है। अगर आपका पहले पढ़ा हुआ है तो इजी लगेगा, नहीं तो तुम्हारी शान में लेना है। गामा की अंदर कमजोर है तो तुम्हें नाम वैसे नहीं आता, नहीं आगे को इंजन है वो रेफ्रिजरेटर बन जाएगा, रेफ्रिजरेटर एसी बन जाएगा। तो
रुदोषम प्रक्रम कंप्लीट हो जाता है। हो गया, चलो भाई लोगों आगे लिखा, ये टॉपिक तो पूरा हो गया। अब हेडिंग लगाएंगे रुदोषम प्रक्रम व संतापी प्रक्रम के दालों में संबंध। तो हेडिंग है 1 मार्क्स के लिए रुदोषम प्रक्रम व संतापी प्रक्रम के दालों में संबंध। Relation between the tangent of adiabatic process and isothermal process. बहुत सिंपल सा है। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले कि हम जानते हैं दोनों के जो ढाल आए थे उनकी वैल्यू में याद होनी चाहिए। हम जानते हैं कि समतापी प्रक्रम का ढाल, समतापी प्रक्रम का ढाल जो था वो हमारा कितना आया था, माइनस का पी बटा याद है, तथा रुदोषम प्रक्रम का ढाल कितना आया था, रुदोषम प्रक्रम का अभी हमने निकाला वो आया था माइनस का गामा पी बटा बी। तो इन दोनों का हमें अनुपात देखना है, तो हम क्या कह देंगे, संबंध, इन दोनों में संबंध क्या है। संबंध ये है कि दोनों का भाग दे दो, समतापी प्रक्रम का ढाल और बटे रुदोषम प्रक्रम का ढाल, रुदोषम प्रक्रम का ढाल। तो समतापी के अंदर मान था माइनस का पी बटा बी और रुदोषम के अंदर है माइनस का गामा पी बटा बी। माइनस से माइनस कट गया, पी से पी कट गया, बी से बी कट गया, तो हमें उत्तर मिला है बटे गामा। तो हम ये कह देंगे कि जब हमने इसको पक्षांतर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे कि गामा इंटू समतापी प्रक्रम का ढाल और बराबर 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो हम क्या कह देंगे, रुदोषम प्रक्रम का ढाल। मतलब ये हुआ कि रुदोषम प्रक्रम के ग्राफ का जो ढाल है वो गामा गुना होता है किसके ढाल का, समतापी प्रक्रम के ढाल का। ये और गामा यहाँ पर क्या था, गामा क्या था, सबसे पहले मैंने लिखा था गामा बराबर सीपी बटा सीबी। अब हम पढ़ेंगे इंजन के बारे में। इंजन
यहाँ से अगर तुम ये कहना चाहो कि हम ये बता सकते हैं कि रुदोषम का जो ढाल है वो समतापी से ज़्यादा है, मतलब उसका कोण क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो अगर तुम इन दोनों ग्राफ को भी बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। देखो बी यहाँ नॉर्मल सा ग्राफ है, ये तो कौन से प्रक्रम के लिए है, समतापी के लिए, और थोड़ा ऐसे खड़ा हुआ जो ग्राफ है वो भी इसके लिए बना दो, रुदोषम प्रक्रम। तो इसका एंगल ज़्यादा है इसकी तुलना में, ये लगभग 90 के पास में जा रहा है देखो, लेकिन वो है जो 60 के पास में जा रहा है। तो रुदोषम का ढाल ज़्यादा होगा किसी समतापी प्रक्रम से। ये अब फिर तुम्हारे पेपर जो बोर्ड से आए हुए, पहले तो नॉर्मल बन जाते थे, तो उसके बाद जैसे बोर्ड का फॉर्मेट आता है ना, फॉर्मेट बोर्ड का आएगा, जैसे तुम्हारे FSL आते थे पहले, और शायद में उनमें कटाने की व्यवस्था भी नहीं है कुछ लोगों में। अगर बोर्ड का पेपर आया, पेपर बोर्ड टाइप में एकदम ऊपर का है, वैसा पूरा वो सील लगी हुई, जैसे 10वीं के अंदर आते थे, और पूरा का पूरा। अगर बोर्ड का आ गया तो उसमें कटाने की संभावना 0, जो पर्सन अब बाद में भी यही थी, अब बाद में बताया था। तो वो जो पर्सन आ गया वो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो नॉर्मल पेपर आते हैं तो उनमें तो टीचर कटवा देते हैं, पेपर से नहीं करवाएगा उनका, इसमें संभावना कम है। अब इसके आगे हेडिंग लगाओ उष्मा इंजन। उष्मा इंजन उष्मा इंजन, थर्मल इंजन इसको बोला जाता है। उष्मा इंजन क्या होता है, जैसे हमारे बाइक के अंदर, कार के अंदर जो भी इंजन है वो किसका रूप है तुम्हारा, वो इंजन का रूप है, वो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन वो होते हैं। उसी प्रकार से इंजन का एक प्रकार होता है उष्मा इंजन। ये क्या करता है, हीट को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे बाइक है उसमें डीजल इंजन है, तो उसके अंदर डीजल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, तुम्हारी यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा का काम ये है कि जो काम आदमी करता था, जैसे मान लो आपके घर से आपको स्कूल जाना है तो आप पैदल चल भी जाते, तो वो ऊर्जा कौन सी होती, यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन तुम मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हो, तुमने एक्सीलरेटर घुमाया, तो यांत्रिक ऊर्जा का जो काम है वो किसने कंप्लीट कर दिया, जैसे डीजल इंजन ने कर दिया। तो इनका सिद्धांत होता है कि ये इस जैसे इस इंजन की बात करें तो ये उष्मा ऊर्जा का जो इंजन होगा वो ये काम करेगा कि उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण करेगा यांत्रिक ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका सिद्धांत लिखो, प्रिंसिपल क्या है इसका। ये प्रिंसिपल 1 नंबर के अंदर कई बार पूछा जाता है। देखो यह एक ऐसा उपकरण होता है, यह एक ऐसा उपकरण होता है जो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, जो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये इसका पहला पॉइंट है। 2 नंबर इसके बनाएंगे चित्र। डायग्राम बनाना, देखो डायग्राम ध्यान से समझना। सबसे पहले तुम्हारे पास में बेलना का पात्र होगा, उसके अंदर पिस्टन लगा हुआ होगा यहाँ पर, जैसे मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया था। ये जो है वो इसके अंदर बताया हुआ है, आपका पार्ट 1 और 2 के अंदर बताया हुआ है, वो आप देखो। इसके अंदर आपकी गैस भरी हुई है, या इसके अंदर एक नया शब्द काम में आएगा कार्यकारी पदार्थ।
क्या नाम आएगा? कार्यकारी कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसको, इस इंजन को चलाने के अंदर जिस पदार्थ की आवश्यकता होगी वो पदार्थ क्या कहलाएगा? कार्यकारी पदार्थ। अंग्रेजी में हम इसी को क्या कह देते हैं? ईंधन या फ्यूल कह देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जनरली जो है वो गैस मिल जाती है जिसका दाब कितना है E, और उसका आयतन कितना है V, और उसका टेम्परेचर कितना है T। ये आपकी कुचालक दीवार है, और ऊपर यहाँ पर लगा हुआ होता है पिस्टन। क्या लगा हुआ होता है? पिस्टन। इस पिस्टन को अगर आप नीचे की तरफ दबाओगे तो गैस कंप्रेस होगी, सिकुड़ेगी, और अगर इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाओ तो गैस जो वो एक्सपेंड होगी, मतलब फैलेगी। तो इसके फैलने और संपीड़ित होने पर इन तीनों चीज़ों के अंदर चेंज आता है। ये हम पहले देख चुके हैं। अब देखो, इसकी जो दीवारें हैं ये सुचालक है। ये दीवारें जो है वो कैसी है? इसकी सुचालक दीवारें हैं। सुचालक का मतलब इनसे ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ तो मैं लिखूंगा सुचालक, और यहाँ हम लिखेंगे सुचालक। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, कार्यकारी पदार्थ को परिभाषित करो। तो हम क्या लिखेंगे कि ऊष्मा इंजन के अंदर जो ऊष्मा इंजन में भरा जाने वाला वह पदार्थ जो इसकी क्रियाविधि को संपन्न करता है वो क्या कहलाता है? कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। अब इसमें नीचे 3 स्टेप आते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। इसको सबसे पहले उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से उठाएंगे, इस पर रखेंगे, यहाँ से उठाएंगे और इस पर रखेंगे, तो ये एक सर्किल पूरा हो जाएगा। और एक सर्किल का परिणाम देखेंगे इसने टोटल कितना काम किया। ठीक है, तो ये जो भाग होता है इसे हम कह देते हैं ऊष्मा का स्रोत। ऊष्मा का, भाई इसके पास में अभी ऊष्मा नहीं है, ये जो डब्बा है इसके पास में भी ऊष्मा नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो ये काम भी नहीं कर सकता। अभी हमने केवल इसमें क्या भरा है? फ्यूल भरा है, ईंधन भरा है। अब इसको ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो ये तुम्हारा क्या है? ऊष्मा का स्रोत, जिसका तापमान कितना होता है? T1 केल्विन, और इसकी जो दायिता होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी रखी जाती है? ये कितने में तापमान को ग्रहण कर सकता है। इसकी जो सारी की सारी दीवारें हैं वो सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। ये बीच के अंदर हमने यहाँ रखा होता है कुचालक स्टैंड। क्या रखा होता है? कुचालक स्टैंड। इसके ऊपर ये सिस्टम आपके रेस्ट की कंडीशन के अंदर रहेगा, और इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम संपन्न होगा। अभी हमने 2 प्रकार के प्रक्रम पढ़े थे, एक तो समतापी और दूसरा कौन सा था? रुद्धोष्म। तो जब हम सबसे पहले इसको इसके ऊपर रखेंगे तो तापमान का आदान प्रदान होगा, क्योंकि ये जो दीवार है वो कैसी दीवार है? हमारी सुचालक दीवार है, और सुचालक दीवारों के अंदर से तापमान का आदान प्रदान होता है। और जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो इस पूरे के पूरे पदार्थ का तापमान कितना हो जाएगा? T1 के, मतलब तापमान समान हो गया। तो यहाँ पर जो प्रक्रम होगा वो कैसा प्रक्रम होगा? समतापी प्रक्रम। यहाँ से इस स्टैंड को उठाएंगे, कुचालक स्टैंड के ऊपर रखेंगे, तो ये क्या कह रहा है कि ना तो मेरे को ऊर्जा लेनी, ना मेरे को ऊर्जा देनी। तो यहाँ जो प्रक्रम संपन्न होगा वो कौन सा प्रक्रम संपन्न होगा? रुद्धोष्म प्रक्रम संपन्न होगा। फिर इसको उठा के तीसरे पॉइंट पर रखेंगे, तो इसे कहते हैं निम्न ऊर्जा का स्रोत। निम्न ऊर्जा का स्रोत, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? T2, और इसकी जो दीवारें हैं वो भी क्या होती है? सुचालक होती है। अब देखो, जब हम इस सिस्टम को इसके ऊपर रखेंगे तो ये एनर्जी को ग्रहण करेगा। ये एनर्जी को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो मान लो इसने कितनी एनर्जी ग्रहण करी? Q किसका प्रतीक था? कुल ऊर्जा का प्रतीक था। तो इसने कुल ऊर्जा ग्रहण की। कुल ऊर्जा क्या की? ग्रहण की। कुल ऊर्जा ग्रहण हो गई। इस कुल ऊर्जा को लेने के बाद में हम जब इसको स्टैंड नंबर 2 पर रखेंगे तो ये कुछ न कुछ कार्य करेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। यहाँ होता है ऊर्जा का अवशोषण। क्या क्या रहेगा? और ये ऊर्जा का अवशोषण कितनी ऊर्जा ले लेगा? Q1 ऊर्जा लेगा। अब इस Q1 ऊर्जा के ऊपर ये 2 सिस्टम चलेंगे। इसने जितनी एनर्जी ली, मान लो तुम घर से कोई सामान खरीदने के लिए गए और तुम्हें घर वालों ने बोल दिया कि तू सब्जी लेके आ, और तेरे पास कितने रुपए हैं? 200 रुपए। ठीक,
तो तुम क्या कहोगे कि इन 200 रुपये को दो भागों के अंदर बांट लूंगा कि 15-30 रुपये तो मेरे ऑटो के जाने के आने के और प्लस में 170 रुपये की क्या लेके आया, सब्जी लेके आया, 200 रुपये हो गए पूरे के पूरे। तो ये क्या होगा कि जब तुम इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये कितनी ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा, क्यों, जितना अवशोषण तुमने किया था। अब ये तुम्हारे आने जाने का जो किया गया कार्य है उसका खर्चा है 30 रुपया आने जाने का, और जो सब्जी आई है वो कितना रुपया है तुम्हारा, 170 रुपया। तो जब तुम यहाँ से 200 रुपये का अवशोषण कर लोगे तो तुम ऑटो के अंदर बैठोगे, ऑटो के अंदर बैठ के वहाँ से तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रही, केवल वो तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या संपन्न होता है, कार्य किया जाता है, क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, इस सिस्टम के द्वारा, किस पर, कुचालक स्टैंड पर, लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। अब यहाँ से उठा के इसको किस पर रखेंगे, इस पर, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ऊर्जा का अवशोषण हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन क्या होगा। और इसमें जो शेष बची ऊर्जा थी वो किसको दे दी, इस निम्न स्रोत के सिंक को। तो हमारे समीकरण क्या बन गई कि सर जो कुल ऊर्जा थी Q1 वो दो भागों के अंदर बट गई, एक तो किए गए कार्य के अंदर और प्लस शेष ऊर्जा जो किसको दे दी हमने, उस निम्न ऊर्जा के स्रोत को दे दी। तो तुम्हारा ये काम करने का एक सर्कल पूरा होगा, और इसके द्वारा जो एनर्जी इसने यहाँ से ग्रहण की थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो ऊर्जा है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारे यांत्रिक कार्य के अंदर, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर। इस तरीके से काम करेगा। तो फोटो बना लो इसकी फटाफट, बाद में इसको लिखेंगे। उचालक दीवार किसी का सुपर हो पाएगा कार्बन इंजन, वो तुम्हारे पेपर में 200% आ रहा है। ये ऊपर वाली जो दीवार है वो सुचालक है, और ये सुचालक की दीवार है, जहाँ इसका पहला ठिकाना है वो सुचालक दीवार है। ये सुचालक है, ऊपर वाला पहला, जहाँ से ये टच होगा, बड़ा हुआ है फटाफट हुआ। चित्र बनाने के बाद में तीसरा पॉइंट बनाना, बनाना प्रक्रिया में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसको सोर्स बोला जाता है और इसको सिंक बोला जाता है। सोर्स और सिंक।
हो गया, जल्दी बनाओ। चलो लिखो, बनावट ये भी लिखो। उष्मा इंजन में एक बेलनाकार पिस्टन लगे हुए पात्र में उस पदार्थ को भरा जाता है जो संपूर्ण कार्य को संपन्न करता है, इसे कार्यकारी पदार्थ कहा जाता है। इसे कार्यकारी पदार्थ इस इंजन के अन्य तीन भाग निम्न है। उसमें लिखो एरो लगा के उच्च उष्मा स्रोत T1 इसकी तापधारिता अनंत होती है। सबसे पहले कार्यकारी पदार्थ को इसकी ऊपरी सुचालक दीवार पर रखते हैं। तो स्रोत से कार्यकारी पदार्थ Q1 उष्मा ग्रहण कर लेता है तथा समतापी प्रक्रम में कार्य किया जाता है। फिर अगला एरो लगाओ, उस पर लिखो कुचालक स्टैंड। यह कुचालक दीवारों का बना एक स्टैंड होता है। अब उष्मा स्रोत से कार्यकारी पदार्थ को इस कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। तो यहाँ रुदोषम प्रक्रम में कार्य किया जाता है। अपन समझिएगा रुदोषम प्रक्रम में कार्य कैसे होता है। तो हमने रुदोषम प्रक्रम जब पढ़ा था तो उस समय देखा था कि रुदोषम प्रक्रम के अंदर जो कुल ऊर्जा है उसका मान 0 रहता है, लेकिन उसके अंदर कार्य जरूर किया जाता है। तो वो आप वीडियो नंबर 5 देखें।
अब तीसरा एरो लगाओ और उसमें लिखो निम्न ऊर्जा का स्रोत सिंक। निम्न ऊर्जा स्रोत सिंक। अब कार्यकारी पदार्थ को कुचालक स्टैंड से उठाकर कुचालक स्टैंड से उठाकर निम्न ऊर्जा वाले सिंक की ऊपरी सुचालक दीवार पर रखते हैं। ऊपरी सुचालक दीवार पर रखते हैं तो यहाँ कार्यकारी पदार्थ द्वारा सिंक पर कार्य किया जाता है। सिंक पर कार्य किया जाता है। अब देखो इन दोनों के अंदर अंतर क्या हुआ कि यहाँ तो ये स्रोत कार्य करता है कार्यकारी पदार्थ पर, और यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ कार्य करता है जिस पर सिंक पर। तो एक नोट लगा के लिख लो, नोट में लिखो कि स्रोत पर रखने पर स्रोत कार्यकारी पदार्थ पर काम करता है। कार्यकारी पदार्थ पर काम करता है, लेकिन सिंक में कार्यकारी पदार्थ द्वारा काम किया जाता है। सिंक में कार्यकारी पदार्थ द्वारा काम किया जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे, खुद ऊर्जा लिखेंगे कितनी होगी, 2 मिनट होगी, पूरा हो जाएगा। ऊष्मा इंजन में ऊर्जा संरक्षण नियम सेटिंग नहीं बनाई। ऊष्मा इंजन में ऊर्जा संरक्षण नियम से स्रोत द्वारा ली गई ऊर्जा बराबर कार्य प्लस सिंक को ली गई ऊर्जा। यहाँ लिखेंगे कि इसमें एनर्जी दे दी Q1, कार्य किया स्टैंड पर W और एनर्जी दे दी इसको। तो इसकी दक्षता कितनी हुई वो लिखनी है। ऊष्मा इंजन की दक्षता ट्रेन कितने बजे रहते हैं? 11 बजे। ऊष्मा इंजन की दक्षता वो दिल्ली वाली 11:30। देखो कोई इंजन कितना अच्छा कार्य कर सकता है, वह उसकी दक्षता कहलाती है। एफिशिएंसी कहते हैं इसको। वह उसकी दक्षता कहलाती है।
इस परिभाषा में नंबर 3 मिलेगा। ये नॉर्मल परिभाषा है तुम्हें समझाने के लिए कि उसकी दक्षता क्या है। जैसे मान लो तुम्हें घर से 400 रुपये दिए, घर वालों ने सामान लेने के लिए भेजा, तुम सामान लेके आए, कितने रुपए का? 390 का। रुपये कितने बच गए? 10 बच गए। अब तुम्हारा ये दायित्व है कि तुम 390 का तो सामान दो, पर्ची के साथ में 10 रुपये उनको वापस दो। तो तुम्हारी क्षमता क्या है? जो बढ़िया है, दक्षता तुम्हारी बढ़िया है। लेकिन तुम 390 की पर्ची दे दो, 10 रुपये अपने जेब में रख लो, तो ये तुम्हारी बेईमानी है। ठीक है, तो हमें वो देखना है कि इसने यहाँ से कितनी एनर्जी ली थी, Q1 एनर्जी ली थी, क्या इस Q1 के बराबर इसने काम किया नहीं किया। ठीक है, तो इसकी जो पर्ची है वो क्या कहलाती है? ऊष्मा इंजन की दक्षता। तो इसमें लिखो किसी कार्यकारी पदार्थ द्वारा, किसी कार्यकारी पदार्थ द्वारा किए गए कार्य वह स्रोत से ली गई ऊष्मा का अनुपात, वह स्रोत से ली गई ऊष्मा का अनुपात ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाती है। ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाती है। अर्थात इसकी दक्षता को नीटा से प्रदर्शित करते हैं। पहले लिख दो दक्षता नीटा बराबर W/Q1। और समीकरण 1 से W का मान कितना है? Q1 माइनस Q2। तो दक्षता इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बटा Q1। और एक आती है प्रतिशत दक्षता, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसके आगे तुम नोट कर लेना। तो ये तुम्हारा इंजन कंप्लीट प्रतिशत दक्षता। तो मीटा बराबर 1 माइनस Q2 का होल Q1 इंटू 100%। और किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, कुछ न कुछ कम होती है। अगर इंजन की दक्षता 100% हो जाएगी तो वो आदर्श इंजन बन जाएगा, और ऐसा दुनिया में कोई इंजन निर्माण करना संभव नहीं है। क्योंकि जब हम इसको स्रोत से उठाकर दूसरे बिंदु के ऊपर ले जाएंगे तो ये वातावरण के अंदर ही कुछ ऊष्मा ऊर्जा की हानि कर देगा, क्योंकि वायुमंडल के कण से टकराएंगे और ये ऊर्जा उनको स्थानांतरित करेगा। इसलिए इसका मान 100% होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 80% पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे 20% बचेगा, वो हम कल की क्लास में संपूर्ण कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।